प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज 14 सितंबर है और आपको पता है ही कि 14 सितंबर को हमारे जो संविधान के निर्माता निर्देशक थे, उन सभी ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते ही देखते हमारे 7 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। 8वां अध्याय कविता के बहाने। बात सीधी थी, पर 2 कविताएं हैं जिन्हें कुंवर नारायण ने लिखा है। जिस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि थे, ठीक उसी प्रकार तीसरे सप्तक, तीसरा जो तार सप्तक है 1959 में रिलीज हुआ था, उसमें इन्हें स्थान दिया गया। कुंवर नारायण श्रेष्ठ लेखकों और कवियों में से एक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बनाई जा चुकी हैं। कविता के बहाने हम अपनी मूल जो कविता है उस पर आते हैं। इनका जो जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो मैं आपको अलग से पोस्ट में दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कविता के बहाने जो कविता है, इसमें भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्वता को दर्शाया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कविता की जो उड़ान है वो सीमाओं से परे है। कविता का खिलना, उसका महकना, वो देश काल और वातावरण को प्रभावित करता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाता है। उसका दायरा असीम है। जबकि जो चिड़ियाओं की जो उड़ान है, पंखों से भरी गई उड़ान है, उसकी सीमा होती है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि कविता के बहाने कविता का तात्पर्य क्या है। सुनिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है। फिर सुनिए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, कौन जाने, बच्चा ही जाने। तो आप इसका व्याख्या रूप देखिए, भावात्मक रूप। बड़ी अच्छी कविता है, पढ़ने में आपका दिल करेगा। कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों को पसार करके, फैला करके दूर आसमान में कुलांचे भरती हुई उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने भाव और विचारों के द्वारा आसमान में उड़ान भरता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे
आसमान में उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पना के माध्यम से अपने विचार और भावनाओं से आसमान में उड़ता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस, दोनों में केवल इतना सा ही फासला है दोनों की उड़ान में कि चिड़िया की जो उड़ान है वो भले ही पंखों से उड़ी गई हो, लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा निश्चित होती है। एक समय आकर के चिड़िया थक जाती है, किंतु कवि अपनी कल्पना के माध्यम से अपने भाव और विचारों से दूर आसमान में देश काल और वातावरण को प्रभावित करता हुआ अपनी कविता को उड़ाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। और बाहर भीतर, यहाँ वहाँ, इस घर से उस घर में, एक देश से दूसरे देश में, जिस प्रकार कवि अपनी कल्पना के माध्यम से अपने भाव और विचारों से अपनी कविता को, अपने काव्य को, अपने ग्रंथों को उड़ा करके ले जाता है, लोग जिस प्रकार उसको स्वीकार करते हैं, उस उड़ान की सीमा का जो मायने हैं उन्हें चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया और कविता की उड़ान में समानता की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती मित्रों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की जो उड़ान है, कवि के जो भावों की उड़ान है, वो सीमातीत है, सीमाओं से परे है। तो ये जो भाषा है इसमें एक तरीके से लक्षण बताए गए हैं, लाक्षणिकता है। और दूसरी बात यह है, अर्थ गंभीरता को प्रकट करने वाली है, भले ही छोटी है किंतु अर्थ गांभीर्य है। और इसमें कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, जिस पर चिड़िया, क्योंकि चिड़िया के तो एक प्रकार से दृश्य रूप में पंख दिखाई देते हैं, कविता के दिखाई नहीं देते हैं, तो ये वक्रोक्ति अलंकार है, उल्टा कहा गया है। अब दूसरे अर्थों में यदि हम देखें तो कविता को उड़ने के लिए प्रेरित बताया गया है, उसकी उड़ान के बारे में बताया गया है, तो कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। अगला छंद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता भी उसी प्रकार खिलती है, कवि भी अपने कल्पना लोक में उसी प्रकार अपने जो शब्द हैं, अपने जो विचार हैं, उनको खिलाता है जिस प्रकार फूल खिलते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं तो आनंद देते हैं, और कवि के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो कविता के रूप में प्रकट होते हैं, और लोग जब उनको पढ़ते हैं तो वो भी आनंद देते हैं। इसलिए फूल की जो खुशबू है, कवि कहता है ना कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, तो फूल की जो खुशबू है उससे काव्य की खुशबू की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि काव्य की खुशबू से फूलों की खुशबू की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू बाहर से भीतर और एक घर से दूसरे घर में आ और जा सकती है, यानी फैलती रहती है, किंतु फूल की जो विशेषता ये है कि वो एक समय पर आकर के मुरझा जाते हैं और उनकी खुशबू समाप्त हो जाती है, उनकी सुगंध रुक जाती है। लेकिन जो काव्य की खुशबू है, काव्य की जो सुगंध है मित्रों, वो कभी न थकने वाली, कभी न समाप्त होने वाली है। काव्य को जितना लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा, उतना ही उसका आनंद, उसकी सुगंध और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए काव्य के बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं जान सकता, इसलिए फूलों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगली कविता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, और बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने कौन जाने, बच्चा ही जाने। मित्रों, चौराहे पर दो परिवार के बच्चों में, दो जातियों के बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मूंड माथे फूट गए।
और एक परिवार के लोग उसकी शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंच गए? थाने में पहुंच गए रपट लिखवाने के लिए। जब रपट लिखवाने के बाद वापस लौटे तो देखा कि उसी चौराहे पर उन दोनों के बच्चे एक बार फिर से मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चे ही होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, जैसे आप सभी हैं। तो अब अंतिम छंद की व्याख्या देखिए कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जिस प्रकार बच्चा एक घर से दूसरे घर में और बाहर से भीतर, अंदर से बाहर खेल खेलते रहते हैं और अपने खेल के द्वारा अपने एक दूसरे के परिवारों को, एक दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनके मन में कोई राग द्वेष, तेरे मेरे की भावना नहीं होती है और भेदभाव को मिलाकर अपनी सच्ची मित्रता का परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो कवि की कविता है वो भी भाव और विचारों पर आधारित होती है। कवि भी अपनी भाव और विचारों से खेल खेलता है और उसके ये खेल एक देश से दूसरे देश में दिखाए जाते हैं, अर्थात पढ़े जाते हैं। और वह भी देश काल और परिस्थितियों को एक करता हुआ, सीमाओं को तोड़ता हुआ, दो विभिन्न देशों, राज्यों और घरों की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए जिस प्रकार बच्चा भेदभाव को मिटा करके, भुला करके दो परिवारों को एक करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने भाव और विचारों से कविता के माध्यम द्वारा दो संस्कृतियों को, दो देशों को मिलाने का कार्य करता है। इसलिए बच्चे का जो खेल है, बच्चे के खेल से कविता के खेल की समानता व्यक्त की जा सकती है। ठीक है। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं मित्रों कि ये कविता जो है इसका सार आपको समझ में आया होगा, इसका जो भावार्थ है वो आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।